नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो आरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 27 जुलाई 2025 को, और यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री वाला होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों एग्जाम के लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव मैंने अनाउंस किए थे और सारा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके रहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिक्स का रिवीजन हमने चालू कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री में 3 बार पिक दी जाएंगी, उनको आप देखते रहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और आगे भी ज्वाइन रहें जब तक सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। फ्री क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कई सारे एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, कई पीसीएस के लोग उससे टॉपर्स तक उससे निकल चुके हैं, रैंक 1-2 तक। ठीक है, इसके अलावा ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, ओनली करंट अफेयर। उसमें डेली करंट अफेयर की हम पिक दे देते हैं कि इतना करंट अफेयर जरूरी है, और प्लस उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो ये तीनों फ्री टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बने रहिए। तीनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो बोला था आपसे कि भाई वीडियो क्लासेस भी हम आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तहत देंगे। तो अभी हम शुरू में 75 दिन का बाकायदा स्टडी प्लान भी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी करेंगे, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नए पैटर्न और ट्रेंड वाले, बिल्कुल, है ना। तो शुरू में ये 75 डेज की क्लास चलेगी। आरओ के 200 नंबर में से 140 यानी कि कट ऑफ वाला निकालने वाला के हिसाब से सब कुछ हम आपके लिए कराएंगे। 75 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल सकती है। और ये 75 डेज के बाद हम फिर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए डेडिकेट कर देंगे। मतलब अभी से लेकर लगातार 10-11 अक्टूबर तक सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते रहेंगे। पिक्स रिवीजन भी जो है एससीएस की डेली क्विज में जो है फ्री जीएस क्वेश्चन का रिवीजन भी, ओनली करंट अफेयर वाला भी, और यहां पे वीडियो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में। एक भैया अपील है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार, लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि भाई वीडियो में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली आपसे, उनको आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए पैटर्न वाले होंगे। देखिए 3 टेलीग्राम चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करके बने रहिए यहीं पे। ये वाला मेन चैनल है, यहाँ पिक्स का रिवीजन कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है इसमें। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं भाई। ये एससीएस डेली क्विज है, डेली इसमें क्विज फ्री में करा रहे हैं लगातार। ठीक है, ज्वाइन करके बने रहो इसमें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है इसमें। ये करंट अफेयर वाला चैनल है, डेली करंट अफेयर पढ़ो भी और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री में करो। तो फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने वाले स्टूडेंट इस तरह से जो है आप तैयारी करते रहे। बाकी जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का उनका टारगेट है, कट ऑफ निकालने का टारगेट है अगर आपका, तो चाहे आपका आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो प्री का, दोनों के लिए आपको 3 चीजें करनी है। एससीएस का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल से और प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियो पेड ग्रुप में दिए गए हैं सिर्फ उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये कर लिया, दोनों का प्री का कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आयोग पूछ ले। इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, लेंदी। एससीएस का आरओ का री एग्जाम का प्री का भी पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की भी तैयारी का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, प्री का भी और मेंस का भी। डे वाइज रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी आरओ प्रीलिम्स के लिए। डे नंबर 7 या फिर क्लास नंबर 7 तक हमारा कारवां पहुंच चुका है। क्लास नंबर 7, पिछली क्लासेस जिन लोगों ने मिस कर दी है इसको देखिए, काफी इंटरेस्टिंग वे में समझाया जा रहा है और काफी रेलिवेंट फैक्ट्स यहाँ पे कराए जा रहे हैं। मतलब इस क्लासेस को देखने के बाद आपको निश्चित तौर पर कुछ क्वेश्चंस का फायदा अपने एग्जाम में मिलने वाला है। कुछ लोग जैसे पूछ रहे हैं कि स्टडी मटेरियल कैसे यूज कर सकते हैं, तो अगर आप यूट्यूब में हमको देख रहे हैं तो आप हमारे इन रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब में सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, वीडियो फॉर्म में आप इसको देखिए। और समान हिंदी का भी वीडियो अवेलेबल है। समान हिंदी का टोटल पापा वीडियो बना हुआ है, 6 टॉपिक्स उसमें कवर किए गए हैं। अगर आप इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो विशेषण विशेष का, पर्यायवाची का, विलोम शब्द का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जितने भी 6 टॉपिक हैं सबके अलग अलग वीडियो बने हुए हैं। डेली 30-35 मिनट उसका रिवीजन करिए। काफी सारे लोग पेड क्विज से जुड़े हुए हैं तो उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। इन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है तो आपको जो है पूरा स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिला होगा सब्जेक्ट वाइज। आपको वही स्टडी करना है और सब्जेक्ट वाइज जो स्टडी करते हुए अपने रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स को देखते हुए रिवीजन करते हुए चलना है। पेड क्विज के सारे सवाल लगाने हैं, पेड टेस्ट सीरीज के सारे सवाल लगाने हैं। जो पेड ग्रुप मेंबर है, जैसे कई लोग कंफ्यूज हैं, पेड क्विज और टेस्ट सीरीज ये तो अनिवार्य तौर पर आपको करना है। अगर आपको लगता है वीडियो लेक्चर देखने का नहीं समय बाकी है, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, तो वीडियो लेक्चर चाहें तो स्किप कर सकते हैं हम, लेकिन जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं उससे रिवीजन लगातार करते रहिएगा। इसका फायदा आपको एग्जाम में मिलेगा। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इतना सब कुछ कैसे याद होगा, कई सारी चीजें हैं। मैं आपको बता दूं, एग्जाम की डिमांड नहीं है कि आप सारी चीजें रट करके जाएं, लेकिन अच्छे से पूरे सिलेबस की तैयारी करना, मल्टीपल टाइम्स रीडिंग करना, रिवीजन करना आपका काम है। और जो लोग ये करते हुए आ रहे हैं वही लोग सिलेक्ट होते रहे हैं प्रीलिम्स में। कुछ नई चीज आप नहीं करने जा रहे हैं।
रीजनिंग, साइंस, जीएस के अन्य सब्जेक्ट का रिवीजन चल ही रहा है। आज से हम सामान्य हिंदी भी पढ़ना शुरू करेंगे। सामान्य हिंदी इफेक्टिवली कैसे रिवाइज कर सकते हैं, इसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। विशेषण विशेष टॉपिक हमने लिया है क्योंकि ज़्यादातर कमेंट सेक्शन में उसी की डिमांड आ रही थी। और करंट अफेयर के लिए जैसे लोग पूछ रहे हैं, तो करंट अफेयर का पूरा रिसोर्स अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट। मंथ वाइज वीडियो अवेलेबल है। जून 2024 से अब तक का आपको देखना है। अप्रैल तक का वीडियो आ चुका है 2025 का, ठीक है। फिर मई का आएगा, फिर जून मंथ का आएगा। करीब 9-10 तारीख तक, जुलाई 2025 तक का करंट अफेयर आपको प्रिपेयर करना है। टोटल पापा वीडियो मिल जाएगा आपको। पेड ग्रुप मेंबर्स को टोटल पापा पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन तब तक सभी को मंथली करंट अफेयर पढ़ते रहना चाहिए। अदरवाइज एकदम से सारी चीज़ें याद करने बैठेंगे तो पुराना भी भूल जाएंगे, मतलब फिर दिक्कत आएगी। करंट अफेयर में कई सारे फैक्ट हैं, अगर आप मंथली वीडियो पढ़ते हुए आएंगे तो आगे जो हम पापा पीडीएफ या पापा वीडियो देंगे उसको रिवाइज करना, रिटेन करना आसान रहेगा। आइए चलिए आज के टॉपिक्स पर मूव करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज के टॉपिक्स हमारे रहेंगे विशेषण विशेष की शुरुआत हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। अगर आप इंग्लिश माध्यम से हैं और नहीं अभी तक समझ पाए विशेषण विशेष को, एग्जाम के लिए नहीं तैयारी महसूस कर रहे हैं आप इस टॉपिक की, तो अभी से ये रिवीजन क्लास देखना शुरू करिए। अगली 3-4 क्लासेस में अच्छे से पूरा विशेषण विशेष मैं आपको कवर करा दूंगा। जीएस में हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की उद्देशिका यानी प्रिएम्बल, और जो है इससे संबंधित तथ्य। हमारे संविधान की प्रस्तावना, इससे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। आरओ में भी आ चुका है कई बार। जो प्रस्तावना वाला पेज है इसी से क्वेश्चन आ जाता है, कौन कौन से शब्द उसमें किस क्रम में दिए हुए हैं। पूरी प्रस्तावना वैसे तो एक भारतीय नागरिक के तौर पर आपको याद भी होनी चाहिए। प्रस्तावना पहला पेज होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस। कितने प्रकार का जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। एग्जाम में आ चुका है कि कौन कौन से जस्टिस की बात की गई है, कौन कौन से न्याय की? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ये ध्यान रखना है। तो कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लिबर्टी, लिबर्टी किसकी होगी? थॉट की, बिलीफ की, एक्सप्रेशन की, फेथ की, वर्शिप की, इसकी लिबर्टी होगी। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी इंश्योर करेगा हमारा संविधान। प्रमोट किया जाएगा फ्रेटर्निटी, बंधुत्व या भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाया जाएगा। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कुछ शब्द जो हैं संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए थे। जैसे 42वां संविधान संशोधन जब आया था इंदिरा गांधी जी के समय में, तो जो है ये सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था, ठीक है। सेक्युलर शब्द जोड़ा गया था और फिर इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन से कई सारे ऐसे संशोधन जो 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे उनको निगेट किया गया था जब रिजीम चेंज हुआ था, सत्ता परिवर्तन हुआ था। लेकिन ये 2 परिवर्तन वैसे के वैसे रहने दिए गए थे। यानी इंटीग्रिटी वाला जो शब्द है ये बना रहा प्रीएम्बल में, और जो कह सकते हैं सोशलिस्ट सेक्युलर वाला जो टर्म है, सेक्युलर वाला, ये भी बनाए रखा गया आगे की सरकारों द्वारा भी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्रस्तावना है इसको इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पार्टी, सभी लोग इसको मानते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है कि नहीं, इसको लेकर भी चर्चा होती रही है। कई सारे केसेस हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बेसिक तथ्य यहाँ पर देखते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रीएम्बल के बारे में। सबसे पहली चीज़ कि प्रीएम्बल से, उद्देशिका से हमको क्या पता चलता है? तो प्राधिकार का स्रोत है प्रीएम्बल। प्राधिकार यानी अथॉरिटी। अथॉरिटी किसकी होगी? प्रीएम्बल में स्पष्ट तौर पर लिखा है हमारा प्रीएम्बल किस शब्दों से शुरू होता है? वी द पीपल, हम भारत के लोग। तो अथॉरिटी किसके पास है? अथॉरिटी है हम भारत के लोगों के पास, भारत के जो नागरिक हैं उनके पास जो अथॉरिटी है। किसकी अथॉरिटी है? इस संविधान को लागू करवाने की, इस संविधान के हिसाब से चलने की, ठीक है। इस संविधान के कह सकते हैं उद्देश्यों की पूर्ति करने की हमारे पास अथॉरिटी है। हम ये अथॉरिटी किसके माध्यम से लागू करवाते हैं? अपने एग्जीक्यूटिव के माध्यम से। जो नियम कानून बने हुए हैं, जो कई सारे जो आयोग बनाए गए हैं, संस्थाएं बनाई गई हैं, उसके माध्यम से वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अपनी अथॉरिटी को असर्ट करते हैं। जैसे हमने पहले ही क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराया था कि भारत में प्रमुख क्या है, भारत में सर्वोच्च सत्ता किसकी है? तो भारत में सर्वोच्च सत्ता है हमारी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों की सत्ता है, लेकिन हम भारत के लोग क्या इंडिविजुअली अपनी सत्ता को लागू कर सकते नहीं। उसको लागू करने के लिए पूरे नियम कायदे का एक पूरा स्वरूप होगा, और वही नियम कायदे किसके रूप में जो है वर्णित किए गए हैं? संविधान के रूप में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हम अपना प्राधिकार जो है असर्ट करते हैं। तो भारत में किसकी सर्वोच्च सत्ता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया की। वो सर्वोच्च सत्ता लागू किसके द्वारा की जाती है? भारत के संविधान के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा नहीं। भारत का संसद सर्वोच्च नहीं है भारत में, भारत का संविधान सर्वोच्च है, ये ध्यान रखना है आपको। और प्रीएम्बल से हमको क्या पता चलता है कि भारत राज्य कैसा है? जैसे हम लोग किसी भी कंट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसे इस समय पाकिस्तान चर्चा में है, तो पाकिस्तान को हम लोग क्या कहते हैं? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। चाइना को क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, उसका एक नाम होगा
ऐसे श्रीलंका का, ऐसे ही अन्य देशों का। तो पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने ये असर्ट किया है, पाकिस्तान ये मानता है कि वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, ठीक। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी क्या कहा गया है, क्या कहा गया है कि भारत जो है कैसा है, एक सोवरेन है, संप्रभु, सोशलिस्ट है, समाजवादी है, सेक्युलर है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षवादी है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। वो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये क्रम से याद रखना है क्योंकि ये क्रम भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इंडिया है एक सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो भारत का राज्य कैसा है ये हमको पता चला किससे? उद्देशिका को पढ़ने से। किसी भी विदेशी ने भारत का संविधान नहीं भी पढ़ा है, वो इस प्रियम्बल को देख करके समझ जाएगा कि भारत के संविधान का स्वरूप कैसा है और भारत में शासन प्रक्रिया कैसी है, थोड़ा सा अंदाजा तो मिलता है। प्रियम्बल की जो अवधारणा है ये यूएस के संविधान से प्रेरित है, एक बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। लेकिन जो प्रियम्बल है उसका आधार बिंदु क्या बना था? प्रियम्बल एकदम से तो ऐसा नहीं है कि संविधान सभा ने सोचा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने प्रियम्बल के लिए कुछ अलग से ऐसा नहीं किया था। जो प्रियम्बल है उसका आधार बिंदु बनता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मूव किया था 13 दिसंबर 1946 को, इस प्रस्ताव को जो है मूव किया था, आगे बढ़ाया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और इसको असेंबली ने एक्सेप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है ये मूव किया, ठीक है, और इसको अनुमोदित किया असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को। तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही हमारे प्रेजेंट प्रियम्बल का आधार बिंदु बनता है, आधारभूत संरचना यही है। मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कहा गया था उसी को शॉर्ट में करके प्रियम्बल बना दिया गया, हम लोग कह सकते हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बातें कही गई थी, जो दार्शनिक तत्व उस पर दर्शाए गए थे, उसी को एक पेज में करके लिख दिया गया, वही हमारा इस समय प्रियम्बल है। और प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये फिलोसफिकल की है। जैसे एग्जाम में आ जाए कि ये फिलोसफिकल की है या फिर संविधान के दार्शनिक दृष्टिकोण का स्रोत है। संविधान का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है कि हमारे जो संविधान निर्माता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सारे सदस्य रहे हैं, कई सारी समितियां बनी थी, उनका उद्देश्य क्या है, उनका दर्शन क्या था, वो लोग किस आइडियोलॉजी विचारधारा में मानते थे, वो ये संविधान बना करके भारत में क्या अचीव करना चाहते थे, ये हमको पता चलता है प्रियम्बल से, ठीक। इसके बाद जो है संविधान के ऑब्जेक्टिव के बारे में हमको पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। जैसे प्रियम्बल पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे संविधान का उद्देश्य है कि भारतीयों को ये सब प्रोवाइड करना। क्या क्या प्रोवाइड करना भाई? जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना, राष्ट्र की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, ये सब जो है उद्देश्य हैं प्रियम्बल में बताए गए हैं। प्रियम्बल को अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को ही हम लोग संविधान दिवस बनाते हैं, ठीक है। प्रियम्बल में जो जस्टिस का आइडिया है, जो न्याय संबंधी बात है, वो कहाँ से ली गई है? यूएसएसआर से ली गई है। याद रखना है कि प्रियम्बल में जस्टिस शब्द है वो कहाँ से आया? यूएसएसआर से आया है। और जो फ्रेटर्निटी की बात की गई है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की, फ्रांसीसी क्रांति से आई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और जैसे आपसे पूछते हैं कई बार कि नेशनलिज्म की भावना सबसे पहली बार किस कह सकते हैं अवधारणा से प्रेरित है? तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। यहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। इसके बाद संविधान के ऑब्जेक्टिव तो हमको इससे पता चलते हैं, लेकिन संविधान के ऑब्जेक्टिव क्या क्या है समय समय पर प्रियम्बल का इंटरप्रिटेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न केसेस की सुनवाई करते समय बताया कि प्रियम्बल और क्या क्या बताता है, जो छुपी हुई चीजें हैं प्रियम्बल में, उसको उद्घाटित किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब नेचर ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना का प्राकृतिक स्वरूप कैसा है, इसके संबंध में क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार, स्टेट पीसीएस में भी और अन्य एग्जाम्स में भी आते हैं। नेचर ऑफ प्रियम्बल, नेचर ऑफ प्रियम्बल सबसे पहले नॉन जस्टिसिएबल है, न्यायिक वाद योग्य नहीं है, यानी प्रियम्बल के आधार पर मुकदमे नहीं चलाए जा सकते हैं, ठीक है। यह विभिन्न केसेस में कहा गया है, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेस हैं प्रियम्बल संबंधी? 3 इंपॉर्टेंट केस है। सबसे पहले बेरुबाड़ी यूनियन केस। बेरुबाड़ी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना, संविधान का भाग नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कह दिया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने कहा था कि संविधान का भाग नहीं है, लेकिन हम इससे कुछ चीज़ें डिराइव कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम संविधान की इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है, अवधारणाएं बना सकते हैं। केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया था कि संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, इंटीग्रल पार्ट है प्रियम्बल, प्रस्तावना जो है महत्वपूर्ण भाग है संविधान की, लेकिन जो है हम लोग इसको इन्फोर्स करा सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में इस केस में कोई सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी नहीं की थी। इससे हमको पता चला कि जो संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है। संविधान का एक अभिन्न अंग है प्रस्तावना,
LIC ऑफ इंडिया केस में स्पष्ट किया गया था कि संविधान का भाग जरूर है, भारत के संविधान का महत्वपूर्ण भाग है प्रस्तावना, लेकिन इंडिपेंडेंटली इसका कोई महत्व नहीं है। इंडिपेंडेंटली जितने भी भाग हैं संविधान के, उसका उससे उससे अलग होकर के इसका कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, मतलब प्रियम्बल का प्रयोग हम लोग कब करेंगे? प्रियम्बल को जो है कॉन्स्टिट्यूशन का भाग मानेंगे दूसरे भागों की इंटरप्रिटेशन करने के लिए, दूसरे भागों में जो चीज़ें बताई गई हैं उसकी व्याख्या करने के लिए। कोई कानून अगर एम्बिगुअस है, उसकी विभिन्न मीनिंग निकल रही हैं, कई परिभाषाएं बन रही हैं, तो अब कौन सी परिभाषा मानी जाएगी, क्या उसको सही माना जाएगा, उसको उदाहरित करने के लिए हम लोग प्रस्तावना को पढ़ेंगे और प्रस्तावना के तत्वों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये इन्फोर्सिएबल नहीं है। ये कहा गया था LIC ऑफ इंडिया केस में कि नॉन इन्फोर्सिएबल है। इंडिपेंडेंटली जो है प्रस्तावना को लागू करने का काम नहीं किया जा सकता है। जितने भी भाग है संविधान के, उनके साथ अगर इसको पढ़ा जाए प्रस्तावना को, तो विभिन्न भागों की व्याख्या करने के काम में आ सकता है। लेकिन LIC ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि जो प्रस्तावना है ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, लीगली इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो LIC ऑफ इंडिया केस में कहा गया था कि ये नॉट इन्फोर्सिबल है, कोर्ट में इसको लागू करने के लिए नहीं जा सकते हैं। इनके ईयर ध्यान रखिएगा यहाँ पे 1960 बेरुबाड़ी यूनियन केस, के शुनान भारती 1973, ये सभी को याद रहता है। LIC ऑफ इंडिया केस 1995। प्रियम्बल संबंधी जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, इसको देखेंगे। इतना सब पढ़ने के बाद क्या आप इसको उत्तर कर पा रहे हैं? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? 2019 के UPPSC अपर प्रीलिम्स में पूछा गया था। यह लागू किया जा सकता है, इस पे लिखा है नहीं, ये रॉन्ग है। लागू नहीं किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। बी यहाँ पे दिया हुआ है तो ये सही है, बी यहाँ पे सही है। ये लागू नहीं किया जा सकता है, नॉट इन्फोर्सेबल है, ये याद रखना है। विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, जैसे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। विशेष परिस्थितियों में भी प्रियम्बल को कोर्ट मतलब लागू नहीं कराया जा सकता है। संविधान की उद्देशिका, ये UPSC में क्वेश्चन आया था 2020 में। संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। जैसे स्पष्ट किया गया है कि संविधान का भाग है लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। अन्य भागों के साथ इसको पढ़ा जाए तो हम लोग जो है इसको इफेक्टिवली लागू भी कर सकते हैं, क्योंकि अन्य भाग अगर लागू किए जाएंगे तो उसी में बताया गया है कि मतलब संविधान का जो उद्देश्य है वो प्रस्तावना में बताया गया है। जब हम किसी अन्य भाग को लागू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि संविधान के अनुसार काम करेंगे, तो प्रस्तावना भी लागू हो रही है, ये कहने का मतलब है। अलग से इसको नहीं लागू कराया जा सकता है, ना ही इसको अलग से कोई भाग मानेंगे। अलग से इसकी महत्ता ही नहीं है कुल मिला करके। संविधान की प्रस्तावना की महत्ता तभी है जब इसको अन्य भागों के साथ पढ़ा जाए, अन्य भागों के साथ लागू किया जाए। इसके बाद ये प्रश्न पूछा गया था, मूल अधिकारों के अतिरिक्त यानी फंडामेंटल राइट्स के अतिरिक्त भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन से मतलब भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करता है या करते हैं? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का प्रतिबिंब हमको मूल कर्तव्यों में देखने को मिलता ही है। ठीक है, मूल कर्तव्य बनाते समय भी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की अवधारणा को देखा गया था, इस पर विचार किया गया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी इस विचार की अवधारणा प्रतिबिंबित होती है, और प्रियम्बल में भी तो ये प्रतिबिंबित होता ही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी। तो भारत के प्रियम्बल में जो है कह सकते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के सिद्धांतों एवं प्रावधानों का प्रतिबिंब भी देखने को मिलता है, ये याद रख सकते हैं। सामान्य हिंदी में रिवीजन हम लोग करेंगे यहाँ पर विशेषण विशेष का, क्योंकि इसकी काफ़ी डिमांड आ रही थी। विशेषण विशेष में जैसे कुछ लोग शुरू से कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि कई सारी बुक्स हैं, उसकी भाषा की लिस्ट है। समझने का प्रयास करिए, जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, विशेषण की डेफिनेशन आपको हर जगह पर एक जैसे मिल जाएगी कि ये संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आयोग क्या करता है कि इसी डेफिनेशन में खेल कर देता है, संज्ञा को मिला करके आपको विशेषण के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वहीं पर कंफ्यूजन होती है। तो थोड़ी सी संज्ञा भी यहाँ पर आपको बता देंगे हम लोग, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और क्या क्या डेफिनेशन बताई जाती है जिसके बारे में क्वेश्चन भी आ चुका है कि संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित करता है या परिमित करता है विशेषण। इसका आशय क्या हुआ? संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति मर्यादित या परिमित होती है। इसका आशय यह है कि संज्ञा और सर्वनाम का प्रभाव कितना है, किस क्षेत्र में क्या कैसा उनका सिस्टम है संज्ञा का, ये हमको बताता है। इसको वाक्य से समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि व्याप्ति मर्यादित होने का आशय क्या है। जो उदाहरण यहाँ पर है, भूगोल कठिन है, उदाहरण है भूगोल कठिन है। यहाँ पर जो है विशेषता किसकी बताई जा रही है? भूगोल की, और ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये एक गुणवाचक विशेषण हमने लिख दिया भूगोल के साथ, तो हमको भूगोल के बारे में कुछ पता चला। जो
पता चलने वाली बात होती है वही बोलते हैं यहाँ पर व्याप्ति का मर्यादन होना, या व्याप्ति या व्यापकता का परिमाण होना, अव्यापकता परिमित होना। इसका आशय यही है कि भूगोल के बारे में हम कुछ जान पाए, तो जो हम जाने वही इसकी व्यापकता है। भूगोल की व्यापकता क्या है? ये भूगोल की विशेषता या व्यापकता है कि ये कठिन है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं कि भूगोल सरल है, या फिर हम लिख देते हैं कि भूगोल रोचक है यानी इंटरेस्टिंग है, तब भी इसकी व्यापकता या व्याप्ति मर्यादित हो रही होती है। हम जब हम कहीं ना कहीं किसी चीज के बारे में जानते हैं, जो जो हम जाने, जो हमारे दिमाग में गया, वही संज्ञा या सर्वनाम की व्यापकता होती है। जैसे अगर हम लिख दें कि वह कुरूप है, वह कुरूप है, तो हम यहाँ पर वह नामक सर्वनाम के बारे में जाने कि वह कुरूप है। कुरूप होना उसका गुणवाचक विशेषण है, उसकी व्यापकता है, उसकी विशेषता है। तो जब हम संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति, व्यापकता या विशेषता के बारे में जानते हैं, तो वही शब्द जो ऐसा बोध कराते हैं संज्ञा या सर्वनाम की व्याप्ति, व्यापकता, विशेषता के बारे में, उसी का हम लोग विशेषण बोलते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो विशेषता, व्याप्ति या व्यापकता दोनों ही शब्द हैं। संज्ञा सर्वनाम की व्यापकता, व्याप्ति और विशेषता बताने वाले या मर्यादित करने वाले या परिमित करने वाले शब्द जो होते हैं वो विशेषण होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा संज्ञा को समझ लेते हैं, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम से कहीं ना कहीं लिंक्ड है टॉपिक। विशेषण, संज्ञा हम लोग किसे बोलते हैं? जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नाउन की डेफिनेशन या संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव, गुण, धर्म के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। इसको व्याकरण में लिख देते हैं कि व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, गुण, धर्म का बोध कराने वाले जितने भी शब्द होते हैं उनको संज्ञा हम लोग कह देते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर वाक्य लिख दें दीपक विद्यालय जाता है, तो इसमें संज्ञा पहचान लीजिए आप। यहाँ पर दीपक संज्ञा है, विद्यालय संज्ञा है, क्योंकि दीपक एक व्यक्ति है, विद्यालय एक स्थान है, तो यहाँ पर दो संज्ञा के शब्द हो गए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ये वाक्य लिख दें, जो मैंने वाक्य लिखा था उसी में थोड़ा सा संशोधन कर दें, तो हम यहाँ पर पाएंगे कि अगर हम लिख दें मेधावी दीपक माध्यमिक विद्यालय जाता है, यहाँ पर पहचानिए आप विशेषण। तो दीपक से पहले हमने विशेषण लगाया मेधावी, ये दीपक की विशेषता बता रहा है। माध्यमिक जो है विद्यालय की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर ये दो शब्द हो गए आपके विशेषण। दो शब्द ये कौन से हो गए? विशेषण शब्द हो गए। मेधावी यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो गया, माध्यमिक यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हो गया, विद्यालय की विशेषता बता रहा है। तो दोनों जो संज्ञा के शब्द थे विद्यालय और दीपक, इसकी व्याप्ति मर्यादित की इन दो शब्दों ने, तो ये आपके विशेषण हो गए। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो सारे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आ जाते हैं कई बार। जैसे हम यहाँ पर वाक्य लिखे, सूरज हमारे विद्यालय का शिक्षक है, तो यहाँ पर संज्ञा क्या हो गया? सूरज हो गया। लेकिन इसी वाक्य के आगे हम दो और वाक्य लिख करके एक पैराग्राफ बना दें, तो हम यहाँ पर जैसे लिखे हुए हैं, सूरज हमारे विद्यालय का शिक्षक है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, वह तत्परता से अपने दायित्व निभाता है। हम कोई अन्य लाइन लिख देते सूरज के बारे में, तो हमने यहाँ पर देखिए पहले वाक्य में सूरज लिखा, जिससे स्पष्ट हो गया कि सूरज एक संज्ञा है। लेकिन बाद में हमने बार बार सूरज नहीं लिखा, जबकि हम बात तो सूरज के बारे में ही कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देते हैं अगर हम, सूरज एक हमारे विद्यालय का शिक्षक है, सूरज एक ईमानदार व्यक्ति है, सूरज तत्परता से अपने दायित्व निभाता है, तो ये उतना अच्छा न लगता। तो वाक्यों को सरल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, सुपाठ्य बनाने के लिए, जब हम कह सकते हैं रिपीटिशन को बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जो शब्द लेते हैं उसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। तो ये हो गए आपके सर्वनाम, ठीक। तो संज्ञा सर्वनाम जब क्लियर हो जाएगा तो विशेषण को समझना आसानी रहेगी आपके लिए। और विशेषण को अब हम लोग भेद के आधार पर समझ लेते हैं, क्योंकि भेद में कई सारे कन्फ्यूजन आपको होते हैं। तो विशेषण के भेद यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। विशेषण के भेद जो है प्रयोग की दृष्टि से बताए गए हैं। प्रयोग की दृष्टि से ही आपके एग्जाम में आएगा। प्रयोग की दृष्टि से 4 भेद कुल मिलाकर माने गए हैं विशेषण के, 4। अब इनके कुछ सब टाइप्स भी हैं, यानी उपभेद भी हैं। पहला महत्वपूर्ण भेद है, प्रमुख भेद 4 हैं प्रयोग की दृष्टि के आधार पर: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, यानी संकेतवाचक भी कहते हैं कई बार इसको। तो गुणवाचक विशेषण में हमको किन किन चीज़ों को पता चलेगा, अगर ये आप याद कर ले गए तो कोई भी गुणवाचक विशेषण हम दे दें या एग्जाम में आ जाए तो आप पहचान लेंगे। तो गुणवाचक विशेषण से किसी व्यक्ति के गुण का पता चलता है। केवल गुणवाचक विशेषण नाम है तो ये नहीं समझिएगा कि गुण का ही पता चलेगा, दोष का भी पता चलेगा, ठीक है। रंग का पता चलता है, जैसे कोई निर्जीव वस्तु है, किसी व्यक्ति वस्तु की अवस्था का पता चलता है, आकार का पता चलता है, ठीक है, और रूप का पता चलता है, दशा का पता चलता है। तो ये सारे चीजें हमको पता कहाँ से चलती है? गुणवाचक विशेषण से। यहाँ पर मैंने कुछ सिंपल से उदाहरण लिखे हैं जिससे आपको पता चलेगा। जैसे मोहन बीमार है, तो मोहन की दशा के बारे में, अवस्था के बारे में हम लोग बता रहे हैं। अंशिका सुंदर है, तो अंशिका के हम रूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। आस्था मोटी है, कोई भी आस्था देख रही हो, नो ऑफेंस, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है।
आस्था के आकार के बारे में हमने बात की यहाँ पे। रवि मेधावी, रवि के गुण के बारे में हमने बताया। कल्लू गोरा है, ज्यादातर कल्लू नाम के लोग होते हैं, वो गोरे ही मैंने देखे हैं। तो कल्लू गोरा है, तो कल्लू के रंग के बारे में हमने बताया, कल्लू के वर्ण के बारे में। संतोष ठग है, तो संतोष के दोस्त के बारे में मैंने बताया। और राजेश बूढ़ा है, तो राजेश की अवस्था के बारे में हमने यहाँ पे बता दिया। तो ये सब हो गए आपके गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में जैसे आपको मैचिंग में कई बार दे सकते हैं, 4 प्रकार के विशेषण दे सकते हैं, 4 शब्द होंगे, उसको आपको मैचिंग में लगाना पड़ेगा कि कौन सा किस प्रकार का विशेषण है। जैसे शायद एपीएस पेपर में आया था अपर निजी सचिव वाले में। तो आपको स्मरण रखना है कि दशा, रूप, आकार, अवस्था, रंग, दोष, गुण, इन सब के बारे में जो शब्द बताएंगे वो गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। ये लर्न रखना है आपको। तो गुणवाचक विशेषण क्लियर है, मुझे लगता है अब आप पहचान ले जाएंगे। अब मूव करते हैं सेकंड टाइप पर, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण से किसी न किसी संख्या का बोध होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको लग रहा होगा कि 1 है, 2 है, 2000 है, हम लोग संख्या के आसपास हैं, हम हर एक संख्या के पीछे हैं। आपको कट ऑफ संख्या चाहिए, कट ऑफ संख्या का पार करने के बाद आपको मेंस में कट ऑफ संख्या चाहिए, फिर आपको कुछ संख्या में रुपए मिलेंगे अकाउंट में जब आप आरओ बन जाएंगे। तो संख्या के पीछे हर कोई है, वो तो क्लियर है, लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं चीजें जब ये सब टाइप इसके आ जाते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येकवाचक, ये सब जो इसके सब टाइप हैं, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। गणनावाचक जैसे गिनती का जिससे बोध होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख दें स्कूटर 1 लाख रुपए का है, तो यहाँ पर एक जो है ये आपका गिनती बता रहा है, लाख की गिनती 1 बता रहा है, तो ये आपका गणनावाचक है। अगर हम किसी से कह रहे हैं कि 7 केले दे दीजिए, तो 7 जो शब्द है ये गिनती बता रहा है केलों की, तो ये आपका गणनावाचक विशेषण है। उसके बाद क्रमवाचक, क्रमवाचक में क्रम का बोध होता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे इस गली में 7वां घर मेरा है, अगर मैं कहूँ तो 7वां ये क्रम बता रहा है घर का क्रम क्या है 7, तो ये क्रम बता रहा है। अगला वाक्य जैसे मोहन को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया गया, तो यहाँ पर श्रेणी का क्रम बता रहा है प्रथम शब्द, तो प्रथम यहाँ पर है आपका क्रमवाचक। मीरा को दौड़ में 3रा स्थान मिला, तो 3रा यहाँ पर है आपका क्रमवाचक। इसके बाद है आवृत्तिवाचक विशेषण। जैसे भारत ने पाकिस्तान पर 2 गुना बड़ा हमला किया, तो दुगुना या 2 गुना ये जो है आपका आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्ति यानी कि यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आधिक्य का अनुपात कितना है, कौन सी वस्तु किससे कितने गुना बड़ी छोटी है, ये गुना वाला जो है ये हमको पता चलता है आवृत्तिवाचक शब्दों से, आवृत्तिवाचक विशेषण शब्दों से पता चलता है कि कोई भी चीज दूसरे की तुलना में कितने गुना है। अगला उदाहरण जैसे हम देखें, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कई यूरोपीय देशों से चौगुनी अधिक है, तो चौगुनी या चौगुना जहां पर भी आएगा तो वो हो जाएगा हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण। विशेषण के संदर्भ में अशुद्ध कथन का चयन करना था, आपके एग्जाम में ये प्रश्न आया था, तो कैंसिल हो गया। सर्वनाम की विशेषता बताता है, सही है। संज्ञा की विशेषता बताता है, ये सही है। संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है, ये भी सही है। ये जो लिखा हुआ है संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता है, ये गलत है। संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण परिवर्तित होता है कि नहीं, तो उत्तर है कि होता है और नहीं भी। लेकिन जो लिखा हुआ है ना कि सदैव परिवर्तित होता है, ऐसा नहीं है, कई बार परिवर्तित होता है, कई बार नहीं। इसको उदाहरण समझते हैं। वाक्य नंबर 1 देखिए, यह रास्ता सकरा है, और सकरा यहाँ पर है आपका गुणवाचक विशेषण। फिर हमने यहाँ पर लिंग चेंज कर दिया संज्ञा का, हमने लिख दिया है यह गली सकरी है, ठीक है। तो रास्ता जो है ये आपका पुल्लिंग है, रास्ता जो है ये पुल्लिंग है, और गली जो है ये स्त्रीलिंग है प्रयोग के आधार पर। तो यहाँ पर विशेषण लिंग के अनुसार परिवर्तित हुआ है। सकरा आया है पुल्लिंग के लिए, सकरी आया है स्त्रीलिंग के लिए, तो ये परिवर्तित हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जब परिवर्तित नहीं होगा, जैसे रीता मेधावी छात्रा है, तो यहाँ पर मेधावी हमने गुणवाचक विशेषण लिया रीता के लिए। रीता यहाँ पर स्त्रीलिंग है, रीता क्या है स्त्रीलिंग है। और राघव यहाँ पर वाक्य नंबर 4 में पुल्लिंग है, राघव है यहाँ पर पुल्लिंग, ठीक है। और इसके लिए भी हमने मेधावी लिया है, रीता के लिए मेधावी लिया है, राघव के लिए भी। तो यहाँ पर विशेषण जो है नहीं बदला लिंग के अनुसार, तो लिंग के अनुसार परिवर्तित होता भी है नहीं भी, लेकिन जो वाक्य है कि सदैव परिवर्तित होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आगे के जो टाइप्स हैं विशेषण विशेष के, हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का अभ्यास प्रश्न आप नोट करिए, प्रयोग के आधार पर विश्व शब्द जो है विशेषण और विशेष्य दोनों हो सकता है। पहले आप बताइए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, मतलब सही है कि गलत है। और अगर सही है तो 2 वाक्य यहाँ पर बनाइए, जिसमें एक में विश्व को विशेषण के रूप में बनाया गया हो और एक में प्रयोग के आधार पर विशेष्य के रूप में दर्शाया गया हो। ये आपका अभ्यास प्रश्न है, कल इसको सॉल्व कराएंगे।